क्या कह रहे हैं, ये ज़रा समझते हैं। हमारे साथ मुंबई स्टूडियो से हमारे खास मेहमान वृद्धि इन्वेस्टमेंट के विवेक कारवा जुड़ गए हैं। विवेक जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं आपका शुक्रिया यहीं से अदा कर देता हूं, दिल्ली स्टूडियो से ही। आप हमारे मुंबई स्टूडियो में मौजूद हैं। बाजार में क्या करें विवेक जी, क्योंकि रिकॉर्ड हाइस पर ऑलरेडी हम ट्रेड कर रहे हैं। ना तो यहां से कोई बहुत बड़े ट्रिगर्स दिख रहे हैं और ना तो कोई स्पीड ब्रेकर फिलहाल नजर आ रहा है। लेकिन यह कि कहीं ना कहीं चर्चा यह भी हो रही है कि बाजार ओवरबॉट जोन में चले गए हैं, थोड़े से महंगे हो गए हैं। आपकी रीडिंग क्या कह रही है? अब अपने कंसोलिडेशन वाले फेज में बाजार जाएगा या जो तेजी अभी दिख रही है यह बरकरार रहेगी? अभिषेक जी, पहले तो आपके मुंबई स्टूडियो से कनेक्ट होते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार आया हूँ मैं इधर। देखिए, बाजार में ये होता है ना, कई कई साल पहले, मतलब हर 4-5 साल में हम लोग एक ऐसा फेज़ देखते हैं, और इस बार फेज़ बहुत ज़्यादा कंटिन्यू हो गया बोल सकते हैं। ये आप 2000 में, 2008 में, मतलब कई बार ऐसा फेजेस देखा है जहाँ पे बाजार लगातार ऊपर गया है। अब मुझे लग रहा है कि यहाँ पे वैल्यूएशंस वाइज सही में कॉस्टली है। इनफैक्ट ऐसे डिस्क्लोजर में बोल सकता हूँ कि हमारे ऑफिस में हम तो क्लाइंट्स को ये एडवाइस कर रहे हैं कि स्मॉल कैप और मिड कैप से जितना दूर रह सको, एटलीस्ट वैल्यूएशन वाइज आपको दूर रहना पड़ेगा अभी। और वैल्यूएशन अभी भी लार्ज कैप में इतने महंगे नहीं है। तो इस बाज़ार में आपको अगर सही में सावधानी से रहना है, ट्रेड करना है, इन्वेस्ट करना है, तो मेरे हिसाब से जहाँ पे पॉकेट्स ऑफ ओवर वैल्यूएशंस ज़रूर है बाज़ार में। और ये आपको प्रमाण मिलेगा क्योंकि पहले हम लोग कई बार बात कर चुके हैं, जैसे रेलवेज है या फिर डिफेंस सेक्टर। एक मैं मतलब बहुत कम एनालिस्ट थे जो बोल रहे थे कि डिफेंस और रेलवे से आपको दूर रहना है, और आज के दिन 30% करेक्शन के बाद स्टॉक्स आज ट्रेड कर रहे हैं, तो काफ़ी लोग फंसे हुए हैं। तो ये फेज़ स्मॉल कैप्स में आ सकता है क्या? ये पॉसिबिलिटी आ सकता है, ये है। तो मुझे लगता है कि अगर कोई भी करेक्शन आता है 25-30% का, अगर स्मॉल कैप्स की बात कर रहा हूँ मैं पर्टिकुलरली, तो आपको वापस निवेश करना होगा। तब तक जहाँ पे अंडर वैल्यूएशन है आज के दिन भी, मुझे लगता है कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज काफ़ी अंडर वैल्यूएशन चल रहा है आज के दिन भी। आप अगर वहाँ पे निवेश करते हो, मतलब स्मॉल और मिड कैप से शिफ्ट करते हो पैसा इधर, तो आपको जो डाउनसाइड रिस्क है वो कम मिलेगी। और फार्मा भी एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे आप आज के दिन निवेश कर सकते हो। तो देखिए, जब करेक्शन आएगा तब बेचने को किसी को जगह नहीं मिले। वो इंग्लिश में बोलते हैं ना, जब मतलब रूम में आग लग जाती है तो दरवाज़ा एक ही होता है और सब लोग उससे बाहर भागने की कोशिश करते हैं। तो वैसा सिचुएशन नहीं आए, इसके लिए आपको पहले से सावधान रहना है और इन्वेस्ट वहीं करो जहाँ पे वैल्यूएशन ठीक ठाक है या फिर लोअर एंड में है। काफ़ी सेक्टर्स बहुत कॉस्टली है जहाँ पे आज सोच के भी डर लगता है। चलिए, उसकी भी बातचीत करेंगे विवेक जी, लेकिन निश्चित तौर पर रिकॉर्ड हाइस पर बाजार में चर्निंग होती है। लोग मथते हैं अपने पोर्टफोलियो को और कुछ शेयर बाहर करते हैं, कुछ अंदर करते हैं। तो आपके लिए एडवाइस यही है कि आप मिड कैप स्मॉल कैप में पोजीशन को थोड़ा सा लाइट रखें, हल्का कर लें, शिफ्ट कर लें। शिफ्ट कहाँ करना है? वो है बैंकिंग, फाइनेंशियल, और वो है फार्मा। हम देख रहे हैं कि एक आप जरा फंडामेंटल व्यू दीजिए, इस पर कितना ट्रस्ट करें? क्या इन चीज़ों से चाइना में डिमांड लौटेगी और क्या मेटल में एक सस्टेनेबल हम रैली देखेंगे शेयरों में, या फिर जो कुछ बाउंस आ रहा है थोड़ा सतर्क रहें, प्रॉफिट टेकिंग करते रहे जहां प्रॉफिट हो रहा हो ठीक ठाक? देखिए अभिषेक जी, आपको जहाँ जहाँ मौका मिले ना, प्रॉफिट टेकिंग करते रहना चाहिए मेटल में। देखिए, कोई भी इकोनॉमी, चाहे वो चाइना हो या भारत हो या फिर कहीं पे भी आप ले लो, छोटा मोटा देश भी, अगर श्रीलंका जो जितने प्रॉब्लम से निकला था, ये थोड़ी है कि इकोनॉमी एक बार में रिकवरी हो जाएगी और आपका डिमांड इतना पिकअप हो जाएगा कि वर्ल्ड ओवर मेटल प्राइसेस बढ़ के आपको स्टेबल दिखते रहेंगे। वैसे नहीं होने वाला है। तो ये अगर होना है तो स्लो एंड स्टडीली और ग्रेजुअली होता है। लेकिन बाजार क्या करता है कि अगले 2 साल का फैक्टर इन कर लेता है आज के दिन ही। तो आज अगर मेटल्स आपको अच्छे रिटर्न्स दे रहे हैं तो एटलीस्ट एसआईपी मोड में आपको उसमें से बाहर निकलना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि वैल्यूएशंस यहाँ पे कोई भी तरीके से सस्ते हैं। हाँ, इतना पैसा अंदर आ रहा है। एफआईआईज का फ्लो आप अगर 10 दिनों का देखो और डीआईएस का भी देखो तो मतलब 15,000 करोड़ ऑलमोस्ट इन्वेस्ट किया है उन्होंने खाली पिछले 10 दिनों में। तो इसके लिए आज के दिन बाजार दौड़ेगा, ये सही बात है, लेकिन सतर्क अपने को ही रहना है। कब अगर मार पड़ेगी तो जोर से पड़ेगी। तो इसके लिए मेटल्स में से ही आप जब जब मौका मिले प्रॉफिट बुक करते रहना है। ठीक है, मेटल में जब जब मौका मिले प्रॉफिट टेकिंग करते रहना चाहिए। विवेक जी, काम कीजिए,
आपको मैं छोटा सा ना एक 2 मिनट का ब्रेक दे रहा हूं, क्योंकि एक रिसर्च बहुत ही शानदार हमारे पास है। लेकिन आप ना प्राइवेट बैंकिंग से एक शेयर और सरकारी बैंकों में एक शेयर आप जरा खोज के रखिए, क्योंकि आपने कहा कि बैंकिंग फाइनेंशियल पर फोकस करना चाहिए। तो आपके फेवरेट कौन से हैं, कहां पर वैल्यूएशन वाइज पिक्चर बहुत अच्छी लग रही है, ग्लूमी लग रही है, वो आपसे जानेंगे। लेकिन जरा समझ लेते हैं कि बाजार के बाकी दिग्गज क्या मान के चल रहे हैं बाजार की चाल को लेकर, क्योंकि बाजार रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। क्या बाजार में यहां से तेजी जारी रहेगी या यहां से मुनाफा वसूली आएगी? अगर हम अगले एक तिमाही की बात करें तो बाजार के लिए ट्रिगर्स क्या बनेंगे और ट्रिगर्स के अलावा बाजार के लीडर्स कौन से होंगे? ये तमाम सवाल हमने बड़े मार्केट पार्टिसिपेंट्स के सामने रखा है। और ये पूरा पोल लेकर, बाजार का मेगा पोल लेकर हमारे सहयोगी शरद दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, बहुत शुक्रिया पहले आपका कहेंगे, ये बहुत ही शानदार आपने पोल किया है। बताइए आपने कौन से सवाल पूछे और किस तरह के जवाब आए हैं? जी बिल्कुल, हमने जो है खास करके ईटी नाउ स्वदेश के लिए एक महापोल किया है। मार्केट्स हाई लेवल्स पे हैं, तो हमने जो है दिग्गज फंड मैनेजर्स, टेक्निकल एनालिस्ट, सबसे कम्युनिटी में जो है हमने एक पोल लिया। 5 अहम सवाल पूछे। इसमें ऑफकोर्स लेवल्स थे, इंडेक्सेस थे और स्टॉक्स थे जहाँ पे फोकस रहेगा। तो सबसे पहला सवाल हमने पूछा था कि निफ्टी 26,000 के पार निकल चुका है। अभी भी स्क्रीन पे देख रहे हैं लाइफ टाइम हाई लेवल्स पे जो है आपके नंबर्स देखने मिल रहे हैं इंडेक्सेस के। तो आगे कैसा चाल रहेगा? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है आपका दूसरे तिमाही के नतीजे। यहाँ पे वो रेंज बाउंड रह सकते हैं। यहाँ पे देखिए 70% लोग जो है इस पे एग्री किए हैं। इसके अलावा ऑफकोर्स जो Q2 के जो नतीजे तक रेंज में रहने की बात है वो लगभग 10% की है। और इसके अलावा जो बात करें तो लगभग आप कह सकते हैं मुनाफा वसूली के भी पॉइंट से वो थोड़े कम रहेंगे। हमारा दूसरा सवाल था कि निफ्टी बैंक में एक महीने में 3,000 अंक की जो है तेज़ी हमने देखी है, अब आगे क्या होने वाला है? एंड ऑफकोर्स यहाँ पे जो है जो हैवी वेट्स है HDFC बैंक, ICICI बैंक, इन पे जो है निर्भर रहने वाली है चाल। तो ज़्यादा फोकस इन प्राइवेट बैंक्स को देना होगा, लगभग 60% जो है रिस्पोंडेंट्स ने कहा है। तीसरा सवाल हमने पूछा कि बाजार के मौजूदा स्तर पे कौन से सेगमेंट से सपोर्ट मिलने वाला है। 3 सेगमेंट्स के ऑप्शंस हमने दिए थे उन्हें, बैंकिंग, IT और कंजम्पशन। और जब मैं कंजम्पशन की बात करता हूं तो इसमें ऑटो, FMCG दोनों ही हैं। यहाँ पे देखें तो बैंकिंग का लगभग 45% जो है हमारे जो है सपोर्ट आई है। इसके अलावा 30% IT को मिला और कंजम्पशन की बात करें तो 25% का। हमारा चौथा सवाल था कि बाज़ारों के लिए ज़्यादा मजबूत ट्रिगर क्या रहेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात अगर मैं कहूँ तो ये आ रहा है आपका सितंबर तिमाही के नतीजे। मैक्रो इवेंट्स भी हमने 2 ऑप्शन रखे थे सबके लिए। सबसे पहला था अमेरिका के राष्ट्रीय चुनाव के ऊपर, और 7 से 9 अक्टूबर के बीच एक इम्पॉर्टेंट RBI पॉलिसी मीट होने वाली है। बट बाज़ार को जो है मैक्रो से ज़्यादा अब अर्निंग्स पे फोकस कर रहे हैं। और मैं अर्निंग्स के बारे में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि Q1 अर्निंग्स जो था लार्जली ब्रॉड बेसिस पे देखे तो यहाँ पे सरप्राइजेज ज़्यादा नहीं देखने मिले। और Q2 जो हिस्टोरिकली देखा गया कि अर्निंग्स थोड़े कम रहते हैं। Q3, Q4 में अर्निंग्स की पिकअप देखने मिलती है ज़्यादातर। ये ब्रॉड बेस लेवल पे रिसर्च है। और आखिरी सवाल जो सबके दिमाग में है वो है स्टॉक क्या है। यहाँ पे हमने 3 स्टॉक्स जो है ऑफर किए थे सबको, SBI, ITC और मारुति सुजुकी। और यहाँ पे देखें तो अगली तिमाही में कौन रफ्तार का सौदागर बन सकता है, उसमें मारुति सुजुकी पे जो है बाजार का ज़्यादा ध्यान है। लगभग 50% रिस्पोंडेंट्स ने इस ऑप्शन को चुना था। और मैं बता दूं कि हुंडई की जो है IPO भी आ रही है और एक रब ऑफ इफेक्ट भी देखने मिल रहा है। बाकी सारे ऑटो कंपनीज़ में, EV पॉलिसीज़ में भी इंप्रूवमेंट आ रही है। और आज ये दिन के ट्रेड में भी देखिए मारुति में एक अच्छी उछाल देखने मिल रही है। बट इन टोटल हम कहेंगे कि अब अर्निंग स्पेसिफिक ज़्यादा मूवमेंट देखने मिला और प्राइवेट बैंक के प्रति जो है झुकाव जो है ट्रेडर्स का या बड़े इन्वेस्टर्स का भी देखने मिल रहा है। तो ये हमारा महापोल था ईटी नाउ स्वदेश का। ठीक है, शुक्रिया शरद। तो काफ़ी विस्तृत पोल था। और दूसरा और तीसरा सवाल एक बार ज़रा फिर से लेके आइएगा, क्योंकि 60% लोग मानते हैं कि निफ्टी बैंक के चलने के लिए HDFC बैंक और ICICI बैंक पर अब चाल काफ़ी हद तक निर्भर है। और किन सेक्टर से सपोर्ट मिलेगा, इसमें भी हमारे रेस्पोंडेंट्स ने कहा है कि बैंकिंग को लेकर 45% व्यू है, 30% IT और कंजम्पशन को लेकर 25% वोट आए हैं। विवेक, होपफुली आप रेडी हो गए होंगे अपने शेयर्स के साथ। बताइए प्राइवेट बैंकों में क्या सही है इस वक्त खरीदने के लिए और सरकारी बैंक में क्या लेना है? रेडी तो हमेशा रहते हैं, एवर रेडी है। लेकिन हाँ, आप अगर सही में स्टॉक स्पेसिफिक अगर पूछ रहे हो, देखिए मैंने बहुत बार रिकमेंड किया था HDFC बैंक प्राइवेट सेक्टर में। ये मुझे ध्यान है करीबन 1380 था, तब से आपसे आपके चैनल पे मैं बोल रहा हूँ। और मुझे अभी भी लगता है कि ये 2000 तक आपको जाके दिखाएगा। तो आज भी अगर वैल्यूएशन देखते हो तो
मतलब जो प्रीवियस हाई है उसको भी अभी तक एचडीएफसी बैंक ने तोड़ा नहीं है। ये हुआ प्राइवेट में। अब सरकारी बैंक में अभी नहीं छूँगा, थोड़ा सा खतरनाक लगता है, लेकिन हाँ किसी को फिर भी अगर लेना हो तो बैंक ऑफ इंडिया ठीक ठाक लग रहा है मुझे। और जो बीएफएसआई बोल रहा हूँ मैं, एक तो बैंकिंग हुई और फाइनेंशियल सर्विसेज में देखिए जियो फाइनेंस वापस अच्छा लगने लग गया है। तो मुझे लगता है कि हर सेगमेंट में वो लोग कहीं ना कहीं अग्रीमेंट्स कर रहे हैं और बिजनेस फुल फ्लेज्ड चालू होगा। तो ये काफ़ी दिनों से इसी रेंज में स्टेबल है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए आप अगर ले रहे हो तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज भी आप इसको डेफिनेटली देख सकते हो। अब एक और अगर कॉन्ट्रेरियन बेट अगर पूछो तो ये प्राइवेट बैंक है, ये तमिलनाडु की बैंक है क्योंकि मैं तमिलनाडु से बिलोंग करता हूँ। ये है तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक। इसका आईपीओ आया था, अब आईपीओ का दाम याद नहीं है, लेकिन हाँ 700-800 में बहुत शेयर बिके थे और उस समय से ये करीबन मतलब 400, 450 और 550 के बीच में ये घूम रहा है। तो तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक ऐसे कॉन्ट्रेरियन आप देख सकते हो। अब ये अगले 1 महीने में जाएगा, 1 साल में ऊपर चढ़ेगा, ये नहीं मालूम है क्योंकि वहाँ पे एक लीगेसी इश्यूज और सक्सेशन इश्यूज चल रहे हैं। लेकिन जब भी वो सॉर्ट आउट होंगे मुझे लगता है कि टीएमबी भी आपको 800 वापस दिखा सकता। तो आज के दिन 450 में अवेलेबल है। ऐसे कॉन्ट्रेरियन बेट दे रहा हूँ मैं। तो एचडीएफसी बैंक हुआ, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज हुआ, बैंक ऑफ इंडिया और तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक। तो चलिए ये 4 कॉल्स या 4 पिक्स आप कह लीजिए विवेक की तरफ से आते हुए। विवेक आज हमारे साथ मुंबई स्टूडियोज़ में भी हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और विवेक से हम स्पेशली जो है इनके जितने भी स्पेशली जो सदन रिलेटेड काउंटर्स हैं उस पर बहुत ही अच्छी पकड़ है विवेक की। पर विवेक आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि अभी तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक आपने तो सुझाया, बट इसके अलावा जो हम देख रहे हैं कि आज कर्नाटका की एक पॉलिसी शिफ्ट की भी बात हो रही है, क्योंकि वहाँ पे उनका कहना है कि एक नई ईवी पॉलिसी वो अगले 5 साल के लिए लेकर आएंगे। शायद हाइब्रिड्स को जो है उसका फ़ायदा हो। अब देखिए मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, ये सब उसी प्ले के लिए बस कर रहे हैं। वहाँ से सदर्न रीजन से कोई ऑटो स्टॉक जो कि आपको पसंद आता हो? देखिए एक कंपनी है काफ़ी इंटरेस्टिंग, आप अगर उसका रैली भी देखोगे तो बहुत मज़ा आएगा शेयर देख के। ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स। तो आप उसमें देखिए मतलब कंपनी इनफैक्ट सीजी पावर को भी उन्होंने ही लिया था, सीजी क्रॉम्पटन ग्रीव्स को। तो बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है। आगे चल के मुझे लगता है कि ईवी में ये लोग बड़ा इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। इनफैक्ट ईवी 3 व्हीलर्स भी ये लोग लेके आ रहे हैं, तो अच्छा करते हुए आपको दिखेगा। लेकिन एक नोट ऑफ कॉशन है सृष्टि, देखिए ईवी और सेमीकंडक्टर ये बोल बोल के हम लोग सब लोग मतलब आंख बंद करके काफ़ी स्टॉक्स में डाल रहे हैं। लेकिन उदाहरण के लिए बोलता हूँ, रिसेंटली आया था ओला इलेक्ट्रिक, उदाहरण के लिए ये गलती मैंने भी की, थोड़ा बहुत लिया था, लेकिन मुझे भी बाहर निकलना है तो ऐसे डिस्क्लोजर आप इसको ले लीजिए। लेकिन जो दिग्गज कंपनीज है, बजाज ऑटो है या फिर मारुति है और महिंद्रा है, ये लोग के पास कितना मतलब आप समझ लो नेटवर्क पावर, मनी पावर और टेक्नोलॉजी सब है इनके पास। तो ये जो छोटी छोटी कंपनीज ईवी और सेमीकंडक्टर्स में आ रही है, ये लोग टिक पाएंगे क्या लॉन्ग टर्म में? तो थोड़ा सा मैं स्केप्टिकल हूँ। कोई ज़रूरी नहीं है टिक पाए, या फिर हो सकता है कि काफ़ी छोटी कंपनीज़ को ये बड़ी वाली कंपनीज टेक ओवर कर ले, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो आपको बहुत ही सावधान रहना होगा इस सेक्टर में। ये नहीं है कि वो हिंदी में बोलते हैं कि बल्टी में बस सब लोग ही जल जाएंगे, नहीं तो इसके लिए थोड़ा सा सावधान रहना आपको। पर ठीक है, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे आप नज़र रख सकते हैं। आई थिंक मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी है। तो देखिए जो प्रमोटर्स हैं वो भी काफ़ी जाने माने हैं, और साथ ही साउंड प्रमोटर होल्डिंग के बाद जो है विवेक के लिस्ट में है ये काउंटर, इसको आप ट्रैक ज़रूर कर सकते हैं। पर चलिए इस बीच हमारे साथ राहुल घोष भी जुड़ चुके हैं, उनका भी स्वागत